अपने को टॉपिक आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस समझने के लिए अपने को क्या क्या समझना पड़ेगा कि जब बहुत सारी वेव्स एक साथ ट्रैवल कर रही होती है और किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही होती है, एक साथ ट्रैवल करके किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करती है, तो ऐसे पॉइंट पे हम बोलते हैं सारी वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। This is known as principle of superposition. In principle of superposition, what do we consider is if n number of waves are traveling together, then the resultant displacement will be equal to the uh, addition of all the individual displacements of n waves. ठीक है, अब इसमें n waves के लिए जो हम एडिशन करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा कि 1+2 = 3 या 2+3 = 5 इस तरीके से। द डिस्प्लेसमेंट द एडिशन इज गोइंग टू बी द फेज के साथ एडिशन, फेजर एडिशन, सीधा नहीं होगा। इट इज नॉट एल्जेब्रिक एडिशन, इट इज अ फेजर एडिशन, राइट? समझ आया? इसमें यहाँ पे जैसे अपने ऑल्टरनेटिंग करंट्स में करते थे ना कि हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को हमें कंसिडरेशन में लेके ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन बोलते थे वहां पे, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फेजर एडिशन है वो। ठीक है, अब इसमें आपको 2-3 टर्म्स आएंगे बीच में। द फर्स्ट टर्म इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक एंड पॉलीक्रोमैटिक लाइट। अगर लाइट हमारी एक ही वेवलेंथ की बनी हुई है, द लाइट इज मेड अप ऑफ सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर, single wavelength, single color, then such light source is known as monochromatic source of light. जैसे कि कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक ही कलर एमिट करते हैं। सोडियम लैम्प सिर्फ येलो कलर एमिट करता है, तो ऐसे सोर्स को अपने बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स। और अगर मल्टीपल वेवलेंथ्स है, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स, वेरियस कलर, then it is known as polychromatic source of light. ठीक है, कोई भी वेव को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। मतलब अगर मैं वेव इक्वेशन लिखने जाऊं ना, तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता था, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके का इक्वेशन मिलता था, जिसमें a को क्या बोलते थे हम लोग? व्हाट इज a? व्हाट इज a? बोलिए, किसी को तो मालूम होएगा व्हाट इज a। एम्पलीट्यूड। मेरे को ये नहीं समझ आया, किसी को भी नहीं मालूम, बाप रे। 8th चैप्टर में की हुई चीज है। व्हाट इज दिस साइन थीटा? पूरा का पूरा साइनोसॉइडल फंक्शन, इट इज द साइनोसॉइडल फंक्शन। और इस साइनोसॉइडल फंक्शन के एंगल को क्या बोलते थे अपने लोग? व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन नोन एज? फेज।
क्या बोलते हैं इसको? फेज। ठीक है। एम्पलीट्यूड साइनसॉइडल फंक्शन फेज। K is angular wave number, omega is angular frequency, and phi is the initial phase. ठीक है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि द टॉपिक इज कोहेरेंट फेज। ये मैंने शायद पूरा का पूरा लास्ट टाइम भी करवाया था। कोहेरेंट सोर्सेस। ये पूरा मैंने यहाँ पे भी बताया। एम्पलीट्यूड, फेज, फेज डिफरेंस। माना चाहिए इस आप लोगों को, ऐसे याद नहीं हो तो नहीं चले। कोहेरेंट सोर्सेस बोला जाता है ऐसे सोर्सेस को जिनमें सेम मतलब कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस हो। और यहाँ पे फेज डिफरेंस वेरी करता रहे। कोहेरेंट सोर्सेस आर दो सोर्सेस व्हिच आर सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब जीरो फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और इनकोहेरेंट सोर्सेस वो जिनका फेज डिफरेंस वेरी करता रहता है। अब कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि उस कोई एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं और एक साथ ही ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। ऐसे फेज डिफरेंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना। ठीक है। एक साथ ही ऊपर जा रहे हो और एक साथ ही नीचे आ रहे हो। तो अगर मैं इमेजिन करूं अलग अलग सोर्स की, मान लो मैंने एक साइड सोडियम लिया, एक साइड पोटेशियम लिया, और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ, सोडियम एटम के बिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में और एक साथ नीचे आ रहे हैं सेम पोटेशियम के जैसे। तो इट इज नॉट पॉसिबल। दो अलग अलग सोर्सेस के दो अलग अलग फेज डिफरेंस सेम फेज डिफरेंस लेकर आना नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए लिखा क्या जाता है, डिफरेंट टू डिफरेंट सोर्सेस cannot be coherent. Two different sources cannot be coherent. ठीक है। क्योंकि all there are billions of atoms which are going up together, there are billions of atoms which are coming down together, so it is not possible. यहाँ पे ये वाली बात ये लिख के दे रखी है आपको, two different sources cannot be coherent. Light is emitted due to de-excitation of electrons from higher to orbits of various atoms of the light source. The de-excitation can also be to different levels in different atoms, resulting in emission of different wavelengths. Light source has numerous atoms in it. When we take two light sources, it is not possible for all the atoms to get de-excited to the same shell at the same time. ठीक है, समझ आया ये? अब नेक्स्ट पार्ट पे आता है इंटरफेरेंस के डेफिनेशन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो बोला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक पार्ट आता है इंटरफेरेंस का।
क्योंकि सुपरपोज करके ही डिफ्रैक्शन भी मिलता है और सुपरपोज करके ही इंटरफेरेंस मिलता है। द फर्स्ट इंटरफेरेंस इज कि दो लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की या जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ, मतलब लाइट का सोर्स हैज टू बी मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। द सोर्स ऑफ लाइट हैज टू बी कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन and they superpose at one point. Traveling in the same direction, they superpose at one point. So the intensity in the region of superposition gets redistributed, becoming maximum at some points and minimum at others. This phenomenon is known as interference of light. होता क्या है, दो लाइट वेव्स, आपको कंडीशन याद रखनी है, दो लाइट वेव्स कैसे सोर्स होने चाहिए, मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट, देखिए सेकेंड ना, two light waves, monochromatic and coherent, superpose over each other. The intensity slash energy लिख देती हूँ मैं, gets redistributed after superposition. इसकी वजह से हो क्या रहा है, we are getting alternate dark and bright bands. इस पैटर्न को, अपने ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स वाले पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। दिस पैटर्न इज नोन एज इंटरफेरेंस पैटर्न। समझ आया? ठीक है, आपको कुछ कुछ जगह पे डार्क बैंड्स मिल रहे होंगे, कुछ कुछ जगह पे ब्राइट बैंड्स मिल रहे होंगे, और इंटेंसिटी कई कई जगह पे आपको एकदम ब्राइट दिख रहा होगा, कई कई जगह पे एकदम डार्क दिख रहा होगा। राइट, आगे बढ़े। कोई डाउट मानित, आर्या, एनी डाउट? रिद्धि? नो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी नीड टू डिराइव द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। अभी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस में मतलब मुझे ये बताना है कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो उससे पहले आप लोगों को मुझे बताना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। टेन पॉइंट टू में सीखा हुआ है। What is the relationship between phase difference and path difference? आप ही ढूंढ के बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी ये तो। Path difference is equal to lambda by 2 pi into phase. चलो, वेरी गुड। डेल्टा x is equal to lambda by 2 pi into delta phi. Yes, this is the phase difference. And how is intensity related with amplitude? Directly proportional to amplitude square. Very good. It is directly proportional to amplitude का square. Intensity is directly proportional to amplitude square.
ठीक है ना। y मैं दो वेव्स ले रही हूँ मेरी। फर्स्ट वेव इज y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक है। दूसरी वेव ले रही हूँ y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस y। y2 is equal to a sin omega t plus y. Tell me something. What is the phase of y1? First wave का phase क्या है? किसको बोलते हैं हम phase? Omega t. Omega t. Very good. What is the phase of second wave? Omega Omega t t plus phi. plus phi. Omega t plus phi. So is there any phase difference between the two? Yes, phi. Yes. कितना है वो? Phi. Phi के बराबर है. Yes. So on the basis of this phi only we need to derive कि whether the interference is going to be constructive or destructive. ठीक है. अब पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? A. दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A. ए। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड ए है, तो कैन आई से इंटेंसिटी दोनों वेव की सेम ही होगी। आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ दोनों के लिए, ठीक है। बोथ द वेव्स आर गोइंग टू हैव द सेम इंटेंसिटी। आदित्य कोई टाइम है ज्वाइन करने का? आदित्य मैम 7:30 का टाइम होता है। नहीं भाई, मैंने कल 7 AM डाला है, ग्रुप में चेक कर ले। एंड ऑल द टाइम यू हैव टू रिद्धि ज्वाइन विद द सेम लिंक ओनली। मैंने इसीलिए पोस्ट नहीं की लिंक आज। नहीं मैम, वो एक्चुअली 7 o'clock से 7:10 हो गया था, तो मैं सिर्फ पूछ रही थी कि क्लास मतलब कब चालू होगी, ऐसा मैंने लिंक मैंने स्टार्ट किया ये, मैंने लेकिन गलती से दूसरी वाली स्टार्ट कर दी। मेरे एक तो मॉर्निंग बैच में 2 बने हुए हैं, फिर मैंने देखा तुम्हारी वाली कौन सी है, देखा तो 879 वाली तुम्हारी थी, तो फिर मैंने वो स्टार्ट की मीटिंग। यू ज्वाइन विद द सेम आईडी ना, 879 वाली? हाँ, यही वाले आईडी से ज्वाइन किया। हाँ, एवरी टाइम यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम आईडी ओनली, ओके। अरे बहुत सारा पोर्शन हम मिस कर दिया है, ये वाला पार्ट तो तेरे को वीडियो लेक्चर में देखना पड़ेगा। यस मैम। मैम आप लास्ट टाइम वाला भेज सकते हो प्लीज रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, वो मैं आज करवा देती हूँ रिद्धि, अगर किसी ने नहीं भेजा है वो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर तक आ गया। अब व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y is equal to y1 plus y2, so it is going to be a sin omega t plus a sin omega t plus pi। ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में? A sin omega t. ए खाली ए आता है, ऐसे थोड़ी ना ओमेगा टी बाहर निकाल A सकते हैं। sin omega t. नहीं, ओनली ए इज गोइंग टू बी कॉमन। हाँ सिर्फ ओमेगा तो डिफरेंट हो सकता है। हाँ नहीं, ओमेगा डिफरेंट नहीं है, ओमेगा सेम मतलब ही है। वो, हाँ मैम, बट वो ले नहीं सकते ना, क्योंकि वो उसमें एंगल में है। ये साइन ए प्लस बी है ना मानित, हाँ साइन ए हाँ प्लस बी, ऐसा थोड़ी ना होएगा साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। नहीं मैम, मैं बहुत पूरा बोल रहा था। तो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन क्या आएगा बाहर निकल के? ए ही आएगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5 रह जाएगा। व्हाट इज साइन ए प्लस साइन बी? मैथ स्टूडेंट जो भाई वो cos b plus cos a sin b। नो, 2 sin a plus b by 2 अच्छा वो, ओके। cos a minus b by 2, ये होता है फॉर्मूला, ये याद रखने का आप लोगों को।
So what we are going to get in next step, आर्या ट्राई करोगे ए इस इक्वेशन के हिसाब से ऊपर वाले को सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? ए साइन ओमेगा टी, नहीं साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 वेरी गुड. cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस, नहीं बोला ओमेगा माइनस टी माइनस लिख दो ना, बीच में हम्म। नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा डिवाइड बाय और इनटू 2 भी आ जाएगा क्योंकि ये 2 था ना यहाँ पे, तो 2 भी आ जाएगा. वेरी गुड. सो कैंसिल क्या क्या होता है देखो, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, बाकी तो कुछ भी कैंसिल नहीं होता है. माने तो ऐसे कैंसिल नहीं करते ना, 2 को कहीं 2 से उड़ा दिया तूने, नहीं ठीक है. मैम, हाँ. सो 2a cos minus 5/2 sin 2 omega t plus 5/2. अब हमने सोर्स कैसे ले रखे इंटरफेरेंस के लिए? What are the coherent? Yes, coherent. Coherent sources की खास बात क्या होती है? What are coherent sources? जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. जीरो या difference ही कांस्टेंट. मैम. तो मैंने फेज डिफरेंस कंसिडर किया, बट दैट हैज टू बी कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब इट कैन नॉट वेरी विद टाइम. इट कैन नॉट वेरी विद टाइम. टाइम के साथ हर ऐसा नहीं होना चाहिए 1 सेकंड पे इस पोजीशन पे ये फेज डिफरेंस है, सेम पोजीशन पे दूसरे सेकंड पे दूसरा फेज डिफरेंस है, ये पॉसिबल नहीं है. और cos of minus theta is equal to cos of minus theta is equal to pi minus cos theta. cos theta only. My Cos okay, theta. sin inverse my side. My Ah, yes. cos minus theta is cos theta. So इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकती हूँ 2a cos 5/2 sin 2 omega t plus 5/2. ठीक है. अब ये पूरा पार्ट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब ये तो बन जाएगा हमारा साइनोसॉइडल फंक्शन. साइनोसॉइडल के फंक्शन के अलावा जो भी पार्ट बच जाए वो किसमें कंट्रीब्यूट करता है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड. वेरी गुड. वो किसमें कंट्रीब्यूट करता है? एम्पलीट्यूड. सो द न्यू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a cos 5/2. New amplitude is equal to 2a cos 5/2. On the basis of this phi, ये amplitude maximum भी हो सकता है, a dash can be a max, और ये amplitude minimum भी हो सकता है. Can you guess ये इस amplitude का maximum value क्या होएगा? जब phi is equal to 0 तो 2 हो जाएगा आई गेस. जब phi is equal to 2a मतलब 2a हो जाएगा. यस. और मिनिमम कब होएगा? 180. मतलब कितना होएगा? 0. 0. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अपने प्लस माइनस 2a कंसिडर करते हैं. ठीक है. अब मैं एक और चीज लिख देती हूँ, ये मैं एम्पलीट्यूड के बेसिस पे बता रही हूँ, विच वाज योर 11th का कॉन्सेप्ट. 12th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोगों को एम्पलीट्यूड के बेसिस पे नहीं बताना है. यू गाइस नीड टू टेल इट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी. न्यू इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू न्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट? न्यू इंटेंसिटी वुड बी प्रोपोर्शनल टू न्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो कैन आई से इट इज इक्वल टू ka डैश का स्क्वायर, Yes, ma'am. है ना? व्हाट इज a डैश? 2a cos 5/2. तो ये हो जाएगा 4a square Cos square 5/2. 5/2. What is ka square? What is ka square? लिखवाया है, चेक करो. व्हाट इज ka square? ओरिजिनल इंटेंसिटी मतलब Original intensity of each source. Intensity of
each source. तो I dash is equal to 4 I naught cos square 5/2 आ गया वो अपना, ठीक है। अब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑल्टरनेट क्या मिल रहे थे? ऑल्टरनेट डार्क फ्रिंजेस एंड ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस का मतलब इंटेंसिटी कितना है? डार्क फ्रिंजेस का मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। इंटेंसिटी इज 0। ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब इंटेंसिटी इज मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 4 I 4 I naught. Yeah. So substitute the value of I. 4 I naught square cos square 5/2 must be equal to 0. So can I say cos square 5/2 is 0? Cos square 5/2 0 होने का मतलब है cos 5/2 is 0. Cos 5/2 0 होने का मतलब है cos थीटा कब 0 होता है? 90 90 pi/2. ये 180 पे होगा ना? नहीं भाई, cos 5/2 0 कब होता है? 180 पे। अरे वैसा नहीं, मैम अगर मतलब cos 5 5/2 पे 0 होता है तो 5 तो की 5 शुड बी 180। वैसे ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? 5/2 जनरल फॉर्मूला लिखना होता है, खाली वो नहीं लिख सकते अपने। cos 5 मैम अगर cos 5/2 इज इक्वल टू 0 है तो cos 5/2 इज इक्वल टू cos 0, तो कंपेयर करेंगे तो 5/2 इज इक्वल टू 90, तो 5 इज इक्वल टू 180। अरे बाबा मेरी बात तो सुन ले, बट इज इट ओनली 90 डिग्री? नो, pi/2 पे भी होता है, 3 pi/2 पे भी होता है, 5 pi/2। सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ वहां पे होता है, बट हाँ, तो अपने को अगर ऐसा बोलना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi/2। क्या बोल देंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2। इसको बोलता है जनरल सोल्यूशन देना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वुड बी योर स्टेप जिसमें phi इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ pi, ठीक है। phi आ चुका है, डेल्टा x निकालना हो तो लैम्डा अपॉन 2 इंटू डेल्टा phi था। लैम्डा अपॉन 2 इंटू डेल्टा phi वुड बी 2n-1 इंटू पाई। फिर से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी 2n-1 λ/2। 2n-1 λ/2। इस केस में मतलब जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो या फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, देन इंटेंसिटी इज मिनिमम। ऐसे इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। We are going to get minimas here. Destructive interference. अगर इसकी मुझे कंडीशन डालनी हो ना तो I would write when phase difference is an odd multiple of pi. When phase difference is an odd multiple of pi, or path difference is an odd multiple of λ/2. The type of interference will be destructive. समझ आ गया ये? इधर अपने को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी कैन बी 4 I0 ओनली, तो कैन आई से cos square 5/2 is equal to 1। अगर cos square 5/2 1 है मतलब cos 5/2 is
प्लस माइनस वन कब होता है? प्लस माइनस वन कॉस थीटा, जब थीटा इज 0. 0, पाई, 2 पाई, 2 pi 3 pi 4 pi 3 पाई, 4 पाई, तो क्या लिख देंगे इसकी जगह अपने? n पाई. phi by 2 is n pi, so phi is equal to 2n pi हो जाएगा, और जब phi is equal to 2n pi हो जाए तो delta x is equal to lambda upon 2 pi into 2n pi. वापस 2 pi कैंसिल, डेल्टा x is equal to n lambda आ जाएगा यहाँ पे. डेल्टा x is equal to n lambda. इस सिचुएशन में the type of interference we are going to get is constructive interference. Constructive interference, that is, we are going to get maxima here. और इसमें कंडीशन जब हम लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे when the phase difference between the two waves is an even नहीं, even तो नहीं था, is an integral multiple of lambda. नहीं फेज की बात कर रहे ना, फेज तो सही लिख रही थी मैं. फेज डिफरेंस इज एन even multiple of lambda. Even multiple of lambda नहीं, sorry, pi. Even multiple of pi, और the path difference क्या होना चाहिए? Integral multiple of lambda. The type of interference is destructive interference. कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा? थैंक यू सो मच आर्या, कि बहुत सारे लोग मुझे लगता है सोच के अभी जवाब जब नहीं देते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक. These are conditions for constructive या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपको याद होना चाहिए. लेकिन याद रखना इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इस केस में थी आई नॉट. अपने को 0 इंटेंसिटी मिल सकती है या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल सकती है. 0 है, 0 तो समझ आता है. दूसरी साइड पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4 आई नॉट. आई नॉट इज द इंटेंसिटी, दूसरी साइड पे इंटेंसिटी मिल रही है 4 आई नॉट. ठीक है, ये याद रखना. क्लियर है ये? कोई डाउट इस टॉपिक में? पक्का? तो आज बस इतना ही करेंगे. बस अब इसमें इसी के बेसिस पे अपने को डिराइव करना आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. और थोड़ा सा और पार्ट होएगा नेक्स्ट क्लास में. हम ये सेशन खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर अपने इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो 10.3 हो जाएगा पूरा. इस वीक के अंदर टारगेट कर लेते हैं 10.43 खत्म कर लेते हैं. तो नेक्स्ट वीक के 2 क्लासेस में 10.4, तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, और एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14. लास्ट चैप्टर होगा ना वो तो अपना.
और उसके बाद 9 रिवाइज करेंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बोलो सिद्धार्थ। मैम डेफिनेशन में डाउट। मैम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मतलब डेफिनेशन नहीं बोल सकते हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव शुड बी एन ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2। मतलब सेम होगा आपने जो लिखा था वो। हाँ, क्या अलग आ रहा है हमारा आंसर? डिस्ट्रक्टिव में तुमने क्या बोला? इज एट Two superposing waves should be an odd integral of pi by 2 in destructive interference. आर यू श्योर पाई बाय 2 है? Yes, pi नहीं, sorry, lambda by लैम्डा 2. बाय 2 तो मैंने भी तो ये लिखा है। दिखाओ शेयर स्क्रीन, रुक जा। Okay, ma'am. ये देख, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। Understood, ma'am. ठीक है, सेम ही है हमारी। और बोलो, और Ma'am, कोई डाउट that's it. सिद्धार्थ? No, मैम ma'am. वो